नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है आधुनिक भारत का महासंग्राम चल रहा है और ये महासंग्राम एसके पांडे सर की बुक से हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये आप ही का डिमांड था। दोस्तों, इससे पहले जो हमने पढ़ाया था आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कमेंट, इतना बेहतरीन सपोर्ट था। इसको देखते हुए हमें लगा कि इस सीरीज को और इस बुक को जो है आगे बढ़ाया जाए। और अगर आप लोग का प्यार इसी तरीके से हमारे साथ रहा तो यकीन के साथ मैं कहता हूं, अभी स्टार्टिंग आधुनिक से हो रहा है, उसके बाद जो है प्राचीन भी और मध्यकाल भी तीनों इसके पांडे सर का पढ़ा दूंगा। बस सपोर्ट आपका होना चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आप जितना सपोर्टिंग रहिएगा हमारे साथ में, हम उस सीरीज को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। आप लेजीनेस दिखाना शुरू कर दीजिएगा, हम आपसे भी ज्यादा लेजी हैं। दिल से कह रहा हूं और आत्मा से कह रहा हूं। इसलिए लेजी हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है। 64th का मॉक इंटरव्यू चल रहा है, अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही है, इस टाइम में ऑनलाइन क्लास चल रही है, यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो देना है, मोटिवेशनल वीडियो देना है, इतने सारे काम हैं, बहुत सारे काम है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। इन सारे काम के साथ साथ में मैं आपको ये वीडियो देता हूं। ये नहीं कर रहा हूं बड़ाई कि मेरे पास में बहुत बिजी हूं, ये नहीं करने का मतलब है। मतलब सीधा सा कहने का है कि अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तभी हम आगे बढ़ाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। नहीं होगा तो जहां है वहीं पे छोड़ के चल देंगे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप पूरा सपोर्ट दीजिएगा क्योंकि हमसे बेहतर आप जानते हैं कि हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का, चाहे कोई भी पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन इसके पांडे सर की बुक से आती है। पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है और आगे आने वाले भविष्य में भी इन्हीं के बुक से आने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सेक्शन को जरूर देखते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है चैप्टर नंबर 2, मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन शुरू हो जाता। आइए इसी को देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो जाती है। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। 707 सबको पता है, लेकिन कहां पे मृत्यु हुई है ये किसी को पता नहीं है। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अहमदनगर में मृत्यु हो गई और उस समय उसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ऐसे उसके टोटल जो है 5 पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, 5 पुत्र थे। एक मोहम्मद सुल्तान था और एक जो और था वो अकबर था। लेकिन मोहम्मद सुल्तान जो है 1667-68 के आसपास मर जाता है और जो अकबर है वो भी मर जाता है। लेकिन उसके मेन रूप से 3 ही लोग जिंदा रहते 1707 तक, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। औरंगजेब राज्य के बंटवारे के लिए जो है वसीयत लिखा गया था जिससे उत्तराधिकार का युद्ध ना हो। इस तरीके से जो है वसीयत लिख दिया गया था जिससे कि उत्तराधिकार के लिए मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, इसके लिए कोई युद्ध ना हो। एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम इस तरीके से सुनना है कि सत्यनारायण स्वामी की कथा चल रही है और हम पूरी की पूरी शांति से सुनिएगा। इस टाइम में ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई सोशल मीडिया। मैं इसलिए बीच बीच में इसको बोलते रहता हूं ना, ताकि यकीन मानिए आप पास होने के लिए आए हैं, आप पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, अपने मां बाप को धोखा देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप अपने सपने को सच करने के लिए आप हमसे जुड़े हैं। तो बेहतर है ना कि उसको उसी तरीके से अंजाम दिया जाए कि आपके सपने आपको मिल जाए। अब क्या होता है कि उसके उत्तराधिकार का युद्ध ना हो, इसीलिए वसीयत लिखना शुरू होता। वसीयत के अनुसार उसकी इच्छा थी कि उसके बड़े बेटे जो मुअज्जम है, मुअज्जम को 12 सूबे मिले तथा उसकी राजधानी जो है दिल्ली हो। मोहम्मद आजम को जो है आगरा, दक्कन के सूबे मिले, मालवा का तथा गुजरात मिले तथा उसके सबसे छोटे बेटे जो कामबख्श है, बीजापुर और हैदराबाद के सूबे मिले। इसकी वो उसकी इच्छा थी। अब औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मुअज्जम अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पे था, आजम अहमदनगर में, कामबख्श बीजापुर में था। मुअज्जम सीधे दिल्ली आया। मुअज्जम वहां से सीधे उठ के दिल्ली आता है। रास्ते में लाहौर के निकट जो है बहादुर शाह के नाम से अपने आप को जो है बादशाह घोषित कर लेता है। बहादुर शाह के बेटे अजी उस शान ने आगरा पर अधिकार कर लिया। कामबख्श ने बीजापुर में अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता और आजम जो है आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाऊ में शिविर लगा लेता है।
क्लियर हो गया? कहने का मतलब अगर इसको पूरा को देखने की कोशिश कीजिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उस टाइम उसके 3 पुत्र होते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब तीनों के लिए मरने से पहले औरंगजेब जो है अपने तीनों पुत्र के लिए वसीयत लिख देता है, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो कि तीनों पुत्र हमारे लड़ के मर न जाए, इसलिए वसीयत लिखा जाता है। लेकिन उसी टाइम में क्या होता है, उसके बारे उसकी जो इच्छा थी कि उसका उत्तराधिकारी जो है कौन हो, तो बड़ा बेटा हो। ध्यान रखिएगा, इसलिए उसके बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबा तथा उसकी राजधानी जो है दिल्ली रखा जाता है। उसी तरीके से मुअज्जम आजम को, मोहम्मद आजम जो है उनको आगरा, दक्कन के सूबा और मालवा तथा गुजरात मिले, और लास्ट जो सबसे छोटे कामबख्श हैं उनको बीजापुर और हैदराबाद सूबे मिले। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम अफगानिस्तान में होता है, आजम अहमदनगर में होता है और कामबख्श बीजापुर में होता है। मुअज्जम सीधे दिल्ली पहुंचता है। रास्ते में लाहौर के पास पहुंचते पहुंचते जो है ये अपने को आपको बादशाह नाम से जो है घोषित कर लेता है। एक उपनाम होता, बहादुर शाह दे दिया जाता मुअज्जम का, बहादुर शाह से। अब यहां के बाद दूसरा जो है बहादुर शाह के बेटे अजी उस शान आगरा पर अधिकार कर लेता है, और कामबख्श ने बीजापुर में अपने आप को जो है बादशाह घोषित कर लेता है। और कामबख्श जो उसका छोटा भाई होता है, उसके बाद बीच वाला भाई, वो क्या करता है, बीजापुर में अपने आप को बादशाही, और जो सबसे छोटा आजम जो होता है आगरा पर अधिकार करके जजाऊ में एक शिविर लगा देता। क्लियर? पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एकदम पकड़िए बारीकी से। अब जजाऊ का युद्ध होता है। जजाऊ का युद्ध जो है 1707 में होता है, एकदम ध्यान रखना है। इस युद्ध में बहादुर शाह ने जो है आजम को पराजित करके मार डालता है, और इसमें आजम के 2 पुत्र भी मारे जाते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन अगर आएगा तो जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। ध्यान रखिएगा। और जजाऊ है कहां पे? तो आगरा में। जजाऊ में किनके बीच युद्ध हुआ था? तो मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। मुअज्जम वही है जो अपने आप को अफगानिस्तान से लौटने वक्त लाहौर में बहादुर शाह के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। तो बहादुर शाह और आजम के बीच में होता है। बीजापुर में उसके बाद दूसरा युद्ध होता। आजम का काम खत्म तमाम हो जाता, अब बचता बहादुर शाह और कामबख्श बचता। तो बीजापुर में 1709 में युद्ध होता है बहादुर शाह और कामबख्श के बीच में। कामबख्श घायल हुआ और अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। कामबख्श के पुत्र भी युद्ध में मारा जाता। खेल पूरे तरीके से खत्म। बहादुर शाह प्रथम, या कहिए तो शाह आलम प्रथम, दोनों इक्वल ही नाम है, ध्यान रखिएगा। या कहिए मुअज्जम, तीनों इक्वल नाम है। और अन्य उपाधि जो इसे दिया जाता है साहेब बेखबर, जिनकी उपाधि जो है खाफी खां के द्वारा दिया जाता है कि साहेब जो थे बेखबर थे बहादुर शाह। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए यहां के बाद पकड़िएगा, कुछ भी रटने का नहीं है। अभी हम आपको लेके आ रहे हैं कहां पे? 1709 में। याद रखिएगा 1709 का मतलब हुआ 18वीं सदी में आपको लेके आए हैं। और इस समय अभी आप जब सुन रहे हैं हमारा लेक्चर, वो समय जो है 21वीं सदी है। तो लौट के 18वीं सदी में चले आइए। जब तक 18वीं सदी में नहीं आइएगा, जब तक ये कहानी को नहीं समझ पाइएगा, इतिहास आपको बोझ लगेगा। मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप हिस्ट्री हमसे पढ़ते हैं तो आप फील कीजिए अंदर कि ऐसी घटना हो रही होगी, सुजीत सर समझा रहे हैं और हम लोग उसको पकड़ रहे हैं। तभी हिस्ट्री आपके लिए बच्चों का खेल है, और हिस्ट्री आपको उस स्थान पे पहुंचा देगा जिसकी आपने अंदर में कल्पना की है। चलिए, युद्ध होता है खत्म। उसके बाद जो है उत्तराधिकारी के युद्ध के समय में 63 वर्षीय बहादुर शाह का विजय होता है। यानी जिस समय बहादुर शाह जीत जाते हैं बीजापुर, उस समय उनकी उम्र जो है 63 वर्ष हो जाती है। वह विद्वान, आत्मगौरवपूर्ण और योग्य था बहादुर शाह। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई संकीर्णवादी नीतियां और कदमों के कुछ को बदल डाला। इसने हिंदू सरदार मारवाड़ राजपूत पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की, और इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता के अधीनता स्वीकार करने के मजबूर करने की कोशिश की। और इसने आमेर और जोधपुर शहर में फौजी डेरा जमाने की कोशिश की। देखिए यहां पे कुछ भी कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस ये समझने का है कि हर तरीके से जो संकीर्णवादी विचार उसके अपने पिता यानी औरंगजेब का था, उन सब के नीतियों को बदला। अगर देखा जाए तो जो भी क्षेत्रीय नेता निकले, उन सब का इन्होंने सहयोग किया। सीधा, ज्यादा कुछ भी नहीं इसमें है। चलिए आगे आते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आएगा यहां से आएगा मराठा के बाद। बाकी को देखिए, एक किताब है, इस किताब को अगर हम देखिए, अगर किताब को किताब की तरह पढ़ाया जाएगा तो टाइम भी लगेगा और फिर आपका मजा भी खत्म हो जाएगा। बल्कि किताब को आयोग के दिमाग की तरह से आपको बताएंगे कि आयोग आखिर क्वेश्चन कहां से खींचता है किताब से, क्योंकि वो भी तो किताब से ही खींच रहा है क्वेश्चन को। वही चीज आपको यहां सिखाएंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है। और आपको कहीं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब कुछ आज आपके दिमाग में डाल देंगे। बस शर्त इतनी सी है कि 2-3 बार आप देख लीजिए। एक बार अभी देख लीजिए, एक बार कल देख लीजिएगा, उसके बाद 3 दिन के बाद देख लीजिएगा। इतना रहम कर दीजिएगा, आपके दिमाग में चला जाएगा। चलिए आते हैं, मराठा सरदारों के प्रति इसकी नीति जो है अस्थिर रही। उसने क्या किया कि दक्कन में सरदेशमुख दे दी, और मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। उसने साहू को मराठों के विधिवत राजा नहीं माना, और इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर जो है आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। उसने साहू और मराठा के सरदार जो है असंतुष्ट रहे तथा दक्कन अव्यवस्था जो है शिकार बना रहा। कहने का मतलब कि इसने यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। मराठा के साथ में इसकी नीतियां जो थी, सरदेशमुख दे दिया। सरदेशमुख का 1/10 यानी एक तरीके से कर था। सरदेशमुख 1/10 था, और 1/4 जो था इसको कहते थे चौथ। दोनों चीज याद रखिएगा, सरदेशमुख मतलब 1/10 इसको सरदेशमुख कहा गया, और चौथ 1/4। तो यहां पे जो बहादुर शाह था, इसने क्या किया, सरदेशमुख दे दिया, मगर चौथ का अधिकार नहीं देता है। और साहू जी को जो पकड़ के लाया था औरंगजेब, उसको क्या किया, आजाद कर दिया। ध्यान रखिएगा, उसको पूरी तरीके से आजाद कर दिया, और इससे ज्यादा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं। अब आगे की कहानी, बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि करके एक बड़ा मनसब देकर विद्रोह सिखियों के साथ में मेल मिलाप करने की कोशिश की। उसके साथ में अब जो था कि सिखों के साथ में कैसा मेल मिलाप हो, क्योंकि इनके पिता श्री औरंगजेब जो है, जो भी क्षेत्रीय दल के नेता थे, जो भी क्षेत्र के थे, वहां से कहीं ना कहीं सबसे मनमुटाव बना हुआ था, यानी उनका रिलेशन अच्छा नहीं था। और दूसरा चीज अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के मृत्यु के बाद में मुगल का पतन होना शुरू हो गया था, मुगल का सूरज ढलना शुरू हुआ था। और दूसरे साइड से अगर देखिएगा तो इसी टाइम से 1707 से ही आधुनिक भारत का उदय होना शुरू हो गया था। पकड़िएगा बात को, यहां आधुनिक भारत का शुरुआत हो रहा है, और दूसरे साइड में अगर देखिएगा तो मुगलों का पतन होता जा रहा है। ऐसे कंडीशन में जो है, जो भी क्षेत्रीय दल है उनके साथ में जो है एक दोस्ताना संबंध रखा जाए। तो इसी टाइम में गुरु गोविंद सिंह के साथ में संधि होता है, मनसब देकर विद्रोही सिख होते हैं उसको मेल मिलाप करने की कोशिश की जाती है। परंतु जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में उन्हें बगावत का झंडा जो है पंजाब में बुलंद किया। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद बंदा बहादुर जो है बगावत का झंडा लेकर पंजाब में बुलंद कर देता है। बादशाह स्वयं विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलज और यमुना के बीच में लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। यद्यपि बादशाह लोहरगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका, और 1712 ईस्वी में इसने लोहरगढ़ को वापस ले लिया। लोहगढ़ जो था, लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह का अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय के तराई में जो है यह बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा लोहगढ़। चलिए आते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार यानी छत्रसाल के साथ मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा। बहादुर शाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती आजमा ली, मतलब दोस्ती एक तरीके से कर ली थी, और चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बहादुर शाह का साथ दिया था। और चूड़ामन जो है, बंदा बहादुर जब विद्रोह शुरू कर दिया था गुरु नानक की मृत्यु के बाद में बंदा बहादुर, तो उसके साइड से यानी कि बहादुर शाह प्रथम के साइड में जो है चूड़ामन ही उसका सहयोग किया था। बहादुर शाह के दरबार में 1711 में एक डच प्रतिनिधित्व शिष्टमंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में गया था, और इस शिष्टमंडल के दरबार में जोरदार स्वागत किया गया था। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ भी अब इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं, अब बहादुर शाह को जो है साहे बेखबर कहा गया है। ये कौन कहे तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह को साहे बेखबर की उपाधि दी गई है। और सिडनी ओवेन एक इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि मुगल सम्राट में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बस यहीं जाके बहादुर शाह की खत्म हो जाती है कहानी। ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको, और इसी को पढ़ने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
इधर उधर की बातें नहीं, टू दी पॉइंट बातें करेंगे जो सब कुछ आपके दिमाग में आ जाए। और अब अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोलिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे। हाँ, हिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा बकवास टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, जिससे कि लड़का जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में, वो करता है, तो उस पर नहीं देखना है। लेकिन जो है इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन वो आपसे गलत ना हो, इसका जरूर ध्यान रखना। चलिए आते हैं। बहादुर शाह के 4 पुत्र होते हैं, जिसमें जहांदार शाह, अजी उस शान, रफी उस शान और जहां शाह। तो इंपॉर्टेंट जो है जहांदार शाह, बाकी का कोई चर्चा नहीं है, ज्यादा दिमाग ही नहीं रखना है। चलिए अब जहांदार शाह के टाइम में शुरू करते हैं। इनकी टाइमिंग जो है 1 साल का है, 12 से 13। जहांदार शाह एक कमजोर तथा पतिव शहजादा था। इसने सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। इसमें जो है ना तो बड़प्पन थी, ना तो सद्व्यवहार करने की थी, ना शिष्टाचार थी, सबकी इसमें कहीं न कहीं कमी दिखती थी। इसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार खान के हाथों में था। जैसे जुल्फिकार खान चाहता था वैसे ही जहांदार साहब को चलाता था, बस इतना ध्यान रखना। और वजीर भी ये बन गया था। जुल्फिकार के पिता असद खान वकील नियुक्त किए गए थे और ये दोनों बाप बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। जुल्फिकार ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया था। उसने जयसिंह को मालवा के सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा राजा की पदवी दी गई थी। कौन? मिर्जा राजा की पदवी किसको मिला था? तो जय सिंह को मिला था। किसने दिया था? तो जहांदार शाह। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई थी। एक मिर्जा और महाराजा, दोनों याद रखिएगा, मो से मिर्जा और मो से महाराजा, यानी मिर्जा और महाराजा ये दोनों किसको दिया गया था? तो जहांदार शाह ने दिया था। दिया किसको था? एक जय सिंह को और दूसरा अजीत सिंह को। अगर ये भूल जाते हैं तो याद रखिए, मेरा नाम सुजीत है, ये तो जानते ही हैं, और मेरे भाई का नाम अजीत है। ऐसा जनरली होता है, अगर किसी का नाम सुजीत है तो पुराने जमाने में तो दूसरे भाई का नाम अजीत कंफर्म में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अजीत सिंह को महाराजा बना दिया और सुजीत सर को ऐसे ही छोड़ दिया। तो अजीत सिंह से आपको याद हो जाएगा कि महाराजा की उपाधि अजीत सिंह को मिल गई है, और अजीत सिंह को अगर उधर मिल गई है तो अजीत सिंह को मिला है तो जय भी हो जाएगा, अजीत सिंह का जय जय हो जाएगा। यानी कि जय सिंह को जो मिला है वो मिर्जा की उपाधि मिला है। और ये दोनों उपाधि कौन दिया है? तो जहांदार शाह ने दिया था। ध्यान रखिएगा, जय सिंह, जहांदार शाह। क्लियर हो रहा है ना? अब इसको ध्यान रखिएगा आप अपने दिमाग के अंदर। अब आते हैं आगे। अब जहांदार शाह के समय में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। पूर्ण रूप से नहीं किया गया था, लेकिन समाप्त कर दिया गया था जजिया कर को। आगे जब हम पढ़ेंगे फारूक सियार के बारे में तो वहां पूर्ण रूप से जजिया कर और तीर्थ कर दोनों समाप्त कर दिया जाता है। मराठा शासक दक्कन के चौथ और सरदेशमुख की शर्त पर दी गई कि उसकी वसूली जो है मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारी को दे देंगे। अब जुल्फिकार खान ने चूड़ामल जाट और छत्रसाल बुंदसाल के साथ में मेल मिलाप करें। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट यह है, याद कीजिए हमने आपको बहादुर शाह पढ़ाया था प्रथम, उसमें क्या बताया था? उसमें सिर्फ सरदेशमुख दिया गया था 1/10, और यहां पे सरदेशमुख और चौथ दोनों दे दिया जाता है। लेकिन वहां पे जो सरदेशमुख दिया जाता है उसकी वसूली जो है खुद मराठा करेंगे, लेकिन यहां पे सरदेशमुख चौथ दोनों है, लेकिन इसकी जो है कर का इसका कर जो होगा, ये कर की वसूली जो करेंगे वो मुगल अधिकारी करेंगे, और फिर ये जो कर का वसूली कर लेंगे मुगल अधिकारी, और फिर इसको किसको दे देंगे? तो मराठा को दे देंगे। तो अंतर तो समझ में आ गया ना कि वहां सरदेशमुख और यहां सरदेशमुख चौथ दोनों, वहां सरदेशमुख खुद मराठा वसूलेंगे, यहां सरदेशमुख और चौथ जो है ये कौन वसूलेंगे? तो ये जो है आपके मुगल शासक जो रहेंगे, मुगल अधिकारी, वो वसूलेंगे और फिर किसको वापस कर देंगे? तो मराठा को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं आगे। देखिए, केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति जारी रखा। बंदा बहादुर जो है उनके प्रति और सिखों के प्रति जो है पुरानी नीति जो औरंगजेब के टाइम से चलते हुए आ रही थी दुश्मनी का, वो यहां पे जारी रखा। क्योंकि बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के टाइम में ही विद्रोह शुरू कर दिया था गुरु नानक की मृत्यु के बाद में। तो यहां भी सही से ऐसे ही चलता है। और आगे 1712 आते आते जब किसकी शासन आ जाएगी? फारूक सियार की। तो सबसे पहले बंदा बहादुर को फांसी लगा के काम तमाम कर दिया जाएगा। आगे की कहानी में चलेगा। अब
यहां के बाद बाकी यहां कुछ भी नहीं है आगे, इस यहां पे ध्यान देने के नहीं। हाँ, यहां का थोड़ा सा पार्ट यहां पे जानना जरूरी है। अब जहांदार शाह लाल कुमड़ी नामक वेश्या का आसक्त था, उसने रिश्तेदारों के उच्च पद पे नियुक्त किया। जहांदार शाह जो जहांदार के भतीजे थे फारूक सियार ने सम्राट के पद पे दावा किया और उसकी सहायता जो है सैयद बंधु करते हैं, जो कि आगरा में जहांदार शाह के साथ 1713 ईस्वी में युद्ध होता है और जहांदार शाह को पराजित करके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, साथ में सैयद बंधु मिलके। और कहा जाता है, यहीं पे आपको ध्यान से मैं बता दूं फारूक सियार से पहले, कि सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता है। इसने टोटल जो है 4 शासक यानी कि 4 जो है मुगल शासक को खड़ा किया था। सबसे पहला जो खड़ा हुए थे वो फारूक सियार, दूसरा जो है रफी उद्दरजात, तीसरा जो था रफी उद्दौला और चौथा जो था वो मोहम्मद शाह। ये 4 लोगों को जो है शासन में लाने वाला जो है अकेले सैयद बंधु थे, जिसको किंग मेकर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया और लास्ट में भी बताऊंगा, बस धैर्य रखना है, बस बातें को सुनते चलना है। अब आते हैं फारूक सियार की टाइमिंग में। 1713 से लेके 19 तक, ध्यान रखिएगा, 13 से लेके 19 तक का टाइमिंग जो होता है फारूक सियार का होता है, 6 साल का होता है। और इसको फारूक सियार को हमेशा किस लिए याद किया जाता है, तो 1717 में जो शाही फरमान जारी कर दिया था अंग्रेजों के लिए कि आप जो है सिर्फ सिर्फ 3000 रुपए में बंगाल में जो है आराम से क्या कर सकते हैं, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। बस 3000 रुपया वार्षिक दे देना है और 10,000 रुपया जो है आप कहां पे, सूरत में व्यापार वाणिज्य के लिए दे दीजिए। उसके साथ साथ में इसके सिक्के जो है ढालने के लिए मुगल बादशाह जो थे फारूक सियार कह दिए थे कि अब आप अपना सिक्का भी ढाल सकते हैं। बताइए कितनी बड़ी खामियाजा पूरा का पूरा आधुनिक भारत में और आज तक झेल रहे हैं, आज तक इसी की कमी की वजह से। तो इसलिए फारूक सियार को याद रखा जाता है, इसको मेघना कांटा भी कहा जाता है, जो कि आगे हम लोग बताएंगे आपको। फारूक सियार अपनी जीत सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान, इसी को दोनों को मिला के कहा जाता है सैयद बंधु, के कारण मिली थी। अब्दुल्ला खां वजीर के पद पर और कुतुब मुल्क की उपाधि मिली थी और हुसैन अली खान को जो है अमीर उल अमरा यानी मीर बख्श के पद पे मिला था। यहां कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान नहीं रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है अब आगे चलेगा। अब क्या होता है, फारूक सियार के आदेश के द्वारा जुल्फी खान को धोखा देकर मार डाला गया तथा उसकी संपत्ति जो है जब्त कर ली जाती, किसकी, जुल्फी खान की। और फारूक सियार ने जय सिंह को शबाई की उपाधि दी। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि फारूक सियार ने जय सिंह को शबाई की उपाधि दी और इससे पहले जो हम आपको जहांदार साहब पढ़ाए थे, जहांदार साहब ने जय सिंह को कौन सी उपाधि दी, जरा कमेंट में बताइए मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि हां आप लोग वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि आपके कमेंट से, आपके प्यार से और आपके देखने से ही ये सेशन को मैं स्टार्ट रखूंगा। अदरवाइज इतना वक्त नहीं है कि आपके लिए गला फाड़ के इतना दिल से मेहनत करूं और बदले में कुछ भी हासिल ना हो। तो फिर कोई ऐसा मेहनत नहीं कभी करना चाहेगा, क्योंकि जब आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मैं किस बात का सपोर्ट करूं। ऐसे भी तो मेरा तो वक्त चला गया, वक्त तो आपका है, तो सपोर्ट तो आपको करना होगा। यहां पे फारूक सियार ने जय सिंह को सबाई की उपाधि देते हैं। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जो है फारूक सियार से कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करता है, तो फारूक सियार से करता है। और फारूक सियार को जो उपाधि मिलती है वो किसकी मिलती है, तो घृणित कायर की, याद रखिएगा, घृणित कायर की उपाधि मिलती है। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और उन्होंने फारूक सियार की गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत समाप्त कर दिया। सैयद बंधुओं के कहने पर जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्री को हटा दिया, तीर्थ यात्री कर जो था उसको पूरी तरीके से हटा के समाप्त कर दिया जाता है। अजीत सिंह और आमेर के जय सिंह और उनके राजपूत राजकुमारी की प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लेता और अपने जाट सरदार चूड़ामन के साथ में दोस्ती कर लेता। फारूक सियार के समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी और 1716 का टाइम जब आता है तो बंदा बहादुर को क्या कर लिया जाता, फांसी पे चढ़ा लिया जाता। सॉरी, मैंने 1712 गलती से निकाल दिया था, 1716 हो गया। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में क्या किया जाता, फांसी दे दिया जाता। और 1717 में उसके बाद 1 साल के बाद बंदा बहादुर के लिए तो है ये प्रसिद्ध, नो डाउट, लेकिन उससे भी जो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है, शाही फरमान जारी कर देता है 1717 में, जो आपको बताया था कि व्यापार के लिए पूरी तरीके से छूट दे दिया जाता है। बस अब यहां के बाद ज्यादा कुछ भी नहीं जानना है। अब देखिए यहां पे क्या जानना है, इनके बाद जो शासन करेंगे, जो किससे, सैयद बंधु के अनुसार से वो जो खड़ा करेंगे शासक रफी उस्सान को, उसके बाद रफी उद्दरजात को शासक बनाया जाता है। अब आते हैं, जानते हैं रफी उद्दरजात हैं कौन।
अब देखिए याद करने के लिए कैसे याद होगा कि सर आप तो बता दिया आसानी से कि जो सैयद बंधु था उसने फारूक सियार को बनाया, रफ़ी दर्जात को बनाया, रफ़ी दौला को बनाया और फिर मोहम्मद शाह को बनाया। आप तो याद किए हैं या आप कैसे याद है पता नहीं, आप बता दिया, लेकिन हम लोग कैसे याद रखें? तो देखिए याद कीजिए, दराज समझते हैं ना, जिसमें पैसा रखा जाता है, दराज। आज भी बहुत ऐसे क्षेत्रीय भाषा है, ये शब्द है, क्षेत्रीय शब्द है दराज, जिसको खोला जाता लगाया जाता है। दराज में देखो पेन है कि नहीं, जरा निकालो। तो दराज, दराज जब खोला जाता तो दराज में अक्सर जो होता पैसा होता, जो अलमारी होता है ना, वहीं क्षेत्रीय जगह पे कहीं कहीं दराज भी बोला जाता, उसको एक क्षेत्र होता। तो दराज में क्या रखा जाता? दौलत रखा जाता है, दराज के अंदर दौलत। और उस दौलत को किसको दे देंगे? तो हम शाह को दे देंगे, अमित शाह को दे देंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में हो गया, तो शाह को, अमित शाह को दे देंगे। तो अब आपका कभी भूल नहीं पाइएगा कि दराज है, दराज में क्या है? दौलत रखा हुआ, दौला है, और दौलत निकाल के किसको देंगे? अमित शाह को देंगे, यानी मोहम्मद शाह को देंगे। हो गया क्लियर। अब आगे तो रफी साहब सिंगर हैं, आप लोग सबको जानते हैं, शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तान का होगा दुनिया का जो रफी साहब को नहीं जानता हो। तो रफी, ध्यान रखिएगा, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला और फिर मोहम्मद शाह, बस 3 तो ये याद रखना है, और एक फारूक सियार आपको याद ही है। मिला जुला का सब तो आपको याद ही हो गया। अब बचा हुआ क्या है? क्लियर। अब देखिए इनके टाइम का इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक, बस इतने दिन के लिए आपको याद इसको रखना, बाकी इनका कोई भी योगदान नहीं है, कुछ भी योगदान नहीं है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, बस बाकी जो भी है रहने दीजिए। क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं रफी उद दौला। रफी उद दौला में क्या, इसको समझते हैं। रफी उद दौला की मृत्यु सैयद बंधुओं को इस गद्दी पे बिठाने के बाद, मतलब क्या, रफी उद दर्जात की मृत्यु होती है, और ये मृत्यु करने के पीछे जो हाथ होता है वो सैयद बंधुओं का होता है। उनको मृत्यु करते हैं, दौला को जो है फिर से गद्दी पे बैठाया जाता है। और इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन जान जाइए, शाहजहां द्वितीय की उपाधि जो है दौलत, जिनके पास दौलत होगा वही तो ताजमहल बनाएंगे। सोचिए ना, ट्रिक लगाइए ना, जिनके पास दौलत होगा वही तो शाहजहां ताजमहल बनाएंगे। यानी कि शाहजहां तो एक तो थे ही थे, तो दूसरा जो होंगे शाहजहां द्वितीय होंगे। हो गया याद, काहे के लिए कहीं पे दिमाग लगाना है? यानी कि जहां दौलत होगा वहां शाहजहां द्वितीय होगा। हो गया याद। अब कहां रटिएगा, कौन सा लूसेंट में रटिएगा, जरा मिलाइए नजर मुझसे, पूछिए मुझसे। हो गया याद, कभी कुछ नहीं करना है। चलिए अब आते हैं, अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गया था। अजीत सिंह वही है जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो किनसे करते हैं, तो याद रखिएगा, फारूक सियार से करते हैं। और फारूक सियार की मृत्यु विधवा जब हो जाती है तो फिर अपनी पुत्री को लेकर चले जाते हैं। बस उसके बाद इनकी मृत्यु जो है पेचिस नामक बीमारी से होती है, उस समय महामारी थी, उससे हो जाता है। खेल खत्म कर दीजिए। आते हैं मोहम्मद शाह, जिनको रोशन अख्तर भी कहा जाता है, और इनकी उपाधि जो है रंगीला का दिया जाता है। इनकी उपाधि जो है रंगीला की उपाधि किनको दिया गया है, तो मोहम्मद शाह को दिया गया। बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहांदार शाह का पुत्र था कौन, मोहम्मद शाह। ध्यान रखिए, बहादुर शाह के जो सबसे छोटे बेटे थे, बहादुर शाह के छोटे बेटे जहां शाह जो थे उनके बेटे थे, और यानी बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहां शाह का पुत्र जो था वो मोहम्मद शाह था। अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन, एकदम ऐसो आराम की अय्यासी वाली जिंदगी जिसको कहते हैं बिताता था, इसीलिए क्या है रंगीला। अभी भी कहते हैं ना, कहते नहीं है हो जा रंगीला रे। रंगीला का मतलब क्या हुआ, एकदम ऐस मौज की जिंदगी, जो दिल किया वो खाए, जो मन किया वो खरीद लिए, जहां मन किया उससे कर लिए, जिससे दिल किया उससे प्यार, मतलब ऐस मौज की जिंदगी जो जिया। वो कौन जिया, तो मोहम्मद शाह, यानी जो हमारे शाह हैं। ऐसे याद रखिएगा ना, तो बस ट्रिक के लिए इसको जो है माइंड में नहीं रखना, बस याद करने के लिए। जो अभी बने हुए कौन है, अमित शाह बने हुए, तो शाह की जिंदगी क्या, ऐसो आराम की जिंदगी है, आराम से संसद में मौज मस्ती का करें, जब दिल कर रहा है जो कर रहा है। तो सेम कंडीशन यही, इसीलिए उनको रंगीला का नाम दिया गया। देख रहे हैं, अलग अलग तरीके का रंग भी अमित शाह बदलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए याद रखिएगा रंगीला यानी मोहम्मद शाह। अब आप नहीं भूलिएगा, मुझे उम्मीद है। इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हो जाता, उसके बाद सैयद बंधुओं का काल इन्हीं में अंत होता। शुरुआत किस में होता अगर पूछूं तो आप क्या बताइएगा, फारूक सियार। और अंत किस में होता है, तो मोहम्मद शाह में होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मोहम्मद शाह के काल में ही निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज की नींव डालता। तो ये चीज याद रखिएगा, निजामुल मुल्क ने जो है हैदराबाद की राज की नींव डालता, किसके टाइम में, तो मोहम्मद शाह के टाइम में। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा।
सआदत खान ने अवध में अपने राज्य को स्वतंत्र कर लेता। किसके टाइम में? तो मोहम्मद शाह के टाइम में। एकदम याद रखिएगा, और एनसीईआरटी में भी हमने कई बार पढ़ा चुका हूं। और इसी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो जाता है। किसके टाइम में? तो मोहम्मद शाह के टाइम में। क्लियर हो रहा है ना? अब इसके टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन बनता है कि फारस के शासक कहिए, ईरान के शासक कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम में फारस की खाड़ी जो है ईरानी था। उस टाइम में जो है वहां का शासक नादिर शाह है, 1739 में जो है अटैक किया था। किस पे? इंडिया पे अटैक किया था। और पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो नादिर शाह ने किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट होता। तो ये नहीं पूछेगा कब किया, क्योंकि सबको पता है 1739 में किया गया है। कौन किया है? तो नादिर शाह किया, सब स्टूडेंट को पता है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन घूम के आ जाएगा कौन से मुगल बादशाह के टाइम में हुआ था, सबकी विकेट गिर जाएगी खटाखट। तो याद रखिएगा, इनके टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद शाह के टाइम में ही अटैक हुआ है। यानी कि अगर भूल गए तो याद रखिएगा, अमित शाह के टाइम में ही सबसे ज्यादा अटैक हुआ है, सबसे ज्यादा। इसलिए याद रखिएगा, विदेशी मतलब पाकिस्तान का अटैक हुआ। बस एक ट्रिक है, इसको जो है पूरी तरीके से रियलिटी में नहीं लेना, हमें याद करने के लिए लेना, ताकि आपके दिमाग में याद रह जाए। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के टाइम में हुआ था। मोहम्मद शाह के टाइम में ही दिल्ली में आक्रमण किया गया था। बाजीराव प्रथम जो है मराठा केवल, बस ये सब जानने का कुछ जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट अहमद शाह के टाइम में। मोहम्मद शाह खत्म, इनके टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट था बस वही था। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है किसको? तो ध्यान रखिएगा, नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन, या कहिए फारस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल ही है। उस टाइम में प्राचीन में उसको फारस बोला जाता था, और अब जो है ईरान उसको बोला जाता है। अब आपसे पूछेगा कि अगर ईरान का नेपोलियन कहा जाता है किसको? नादिर शाह को, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जरा कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए मुझे। चलिए आते हैं अहमद शाह के टाइम को लेकर। 48 से लेकर 54 तक का टाइम होता है। इनके टाइम में क्या होता है? अब देखिए 1748 से लेकर 54, क्लियर हो रहा है ना? अब इनके टाइम में क्या होता है? एकमात्र पुत्र अहमद शाह को गद्दी पे बिठा। अहमद शाह का जन्म जो है नर्तकी से हुआ था, ये ऐसा कहा जाता है, जिसके साथ में मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया था। और इस मुगल सम्राट के काल में जो है अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। अहमद शाह के टाइम में जो है अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से जो है एकदम इधर से उधर हो गई थी। अब ये क्या चीज का इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ भी जानने का नहीं है। अगर आपको पढ़ने का मन करेगा तो स्क्रीन कर देता हूं ऊपर, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर जितना पढ़ने का दिल करे उतना पढ़ लीजिए। लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूं कि अहमद शाह के टाइम में जो है अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का सेनापति था, जब नादिर शाह मर जाता है तो उसका सेनापति शासक बनता है, जिसका नाम होता है अहमद शाह अब्दाली। आक्रमण किया था अहमद शाह के टाइम में, यह इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि दिल्ली में पहली बार आक्रमण हुआ था किसके टाइम में? तो ध्यान रखिएगा, अहमद शाह के टाइम में जो है अटैक होना शुरू हो गया। और टोटल जो इतना इंपॉर्टेंट है 5 बार जो इस पे हमला किया जाता है। कहां पे? अहमद शाह के टाइम में। कौन करता है? तो अहमद शाह अब्दाली करता है। जो 5वां बार अटैक करता है वही 5वां बार अटैक जो होता है पानीपत की तृतीय लड़ाई जो होती है 5वें बार में अटैक होता है, जिसमें मराठा की हार होती है। बस ये चीज आपको याद रखना, ज्यादा कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। क्लियर हो गया ना? इसके टाइम में अहमद शाह अब्दाली, जो कि ये भी विदेशी था, आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, इंपॉर्टेंट नादिर शाह का कि प्रथम आक्रमण किया, लेकिन 5 बार आक्रमण किया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? अब आते हैं आलमगीर द्वितीय के टाइम में। 1754 से लेकर 58 तक, 1754 से लेकर 58 तक इसका नाम जो है अजीमुद्दीन था। जानने का कोई जरूरत नहीं, बस आलमगीर द्वितीय याद रखिए। इसके काल में अब्दाली जो है दिल्ली पर चढ़ाया था। अभी वहां तक जो है आक्रमण कहां पे हो रहा है? अहमद शाह के टाइम में अब्दाली 5 बार आक्रमण कर रहा है। लेकिन आलमगीर का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए 54 से लेकर 58 तक है, और यहीं पे 1757 भी आता है। तो इसलिए यहां 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कोई दिल्ली तक चढ़ाई कर लेता, विदेशी आक्रमण हो रहा। इधर उधर क्षेत्र में अगर लड़ रहा था तो सही है, लेकिन दिल्ली पे अटैक कर दे वो आलमगीर के टाइम में होता। लेकिन वो होता कौन है? अहमद शाह अब्दाली होता। आता किसके टाइम में? अहमद शाह के टाइम में 5 बार अटैक करता है, लेकिन जो दिल्ली पे आक्रमण करता है वो आलमगीर के टाइम में होता। और पलासी का युद्ध इसी के टाइम में होता, आलमगीर के। पलासी के युद्ध में ये नहीं पूछेगा किसके किसके बीच में हुआ है, यानी कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ, ये सबको पता है। 1757 में हुआ, सबको पता है। पलासी में हुआ है, पलासी का युद्ध। बंगाल में हुआ है, ये सबको पता है। लेकिन जैसे पूछेगा कौन से मुगल शासक के टाइम में हुआ, तो आपकी हालत खराब होना शुरू हो जाएगी, पक्का खराब हो जाएगी। और अब अगर पूछ दे कि पलासी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, आपकी हालत खराब हो जाना शुरू हो जाएगी।
पलासी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब कुछ चीजें हैं जो है ना, उसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, शाहजहां तृतीय। अब आते हैं शाहजहां तृतीय पे। इनका टाइमिंग जो है 1758 से 59 के बीच में, एक साल का टाइम है। अब शाहजहां तृतीय, सर आपने शाहजहां बताया, शाहजहां द्वितीय बताया, शाहजहां तृतीय बताया, कंफ्यूजन की तो वाट लगा के रख दिया हो सुजीत सर। मैं क्या करूं, मैं नाम बदल नहीं सकता है ना। अगर मेरे इतना पावर रहता तो मैं तो पक्का नाम बदल देता, क्योंकि हमें भी ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपको ही थोड़ी है। और सबको, जितने टीचर हैं सबको करता है। वो एक्सपीरियंस हो जाता है, जो 20 साल 25 साल पढ़ा लेता है, उसके बाद भी उसको उन सारे टीचर को कंफ्यूजन ही रहता है, क्योंकि क्या करें, नाम ही ऐसा है। अब याद कीजिए कि हमने बताया था कि उपाधि लेना है। अब थोड़ा सा देखिए, पूरा ये शाहजहां तो वो तो याद है, शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया। दूसरा शाहजहां द्वितीय की उपाधि लिया था, किसने लिया था? जो जहां दौलत होगा, यानी रफी उद दौला, वही तो लिया था उपाधि दूसरा। और तीसरा शाहजहां तृतीय की कहानी अब चलेगी 58 से 59 तक। आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर जो है बिहार में था। आलमगीर, इससे पहले देख लीजिए, आलमगीर अभी जस्ट बताया कि इसके टाइम में कुछ भी नहीं हुआ, पलासी का युद्ध हुआ है, एक इंपॉर्टेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाई कर लेता आलमगीर के टाइम में। ये दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन शाहजहां तृतीय के टाइम में क्या होता है कि आलमगीर जो है द्वितीय, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका पुत्र अली गौहर जो है बिहार में होता है, जहां इसने शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर लेता है। और यहां पे जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर रहा कौन कर रहा? तो उसका पुत्र अली गौहर, आलमगीर का पुत्र जो है अली गौहर अपने आप को बिहार में है शाह आलम द्वितीय के नाम से जो है बादशाह घोषित करता। और इसी समय दिल्ली में इमामुद मुल्क के कामबख्श के पौत्र मुहीर उल मुल्लर यानी कि शाहजहां तृतीय के नाम से जो है सिंहासन पे बैठता है। अब यहां पे शाहजहां तृतीय के नाम से दिल्ली में कोई और सिंहासन पे बैठा हुआ है, और बिहार में अली गौहर, जिसको कहते हैं शाह आलम द्वितीय, जो है गद्दी पे बैठा हुआ है। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक देश में दो शासक बैठे हुए हैं, एक बिहार में बैठे हुए हैं और दूसरा दिल्ली में बैठे हुए हैं। जो बिहार में बैठे हुए हैं शाह आलम द्वितीय बैठे हुए हैं, और जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो कौन बैठे हुए हैं? तो याद रखिएगा, शाहजहां तृतीय बैठे हुए हैं। अब शाह आलम द्वितीय के बारे में थोड़ी सी कहानी हो जाए, तो जो बंगाल का युद्ध होगा, जो बक्सर का युद्ध होगा, उसमें कौन आएंगे? तो शाहजहां द्वितीय का ही टाइम शुरू हो जाएगा। तो चलिए आते हैं वहां पे, शाह आलम द्वितीय के बारे में जानते हैं। चलिए, शाह आलम द्वितीय यानी कि इनका टाइमिंग 1759 से 1806 में है। देखिए, डेट याद करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इतिहास जो है ना, कभी कोई आपको सिखाता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, कोई समझाता ही नहीं है कि इतिहास पढ़ा कैसे जाए। और यही वजह होता है कि आपको जो चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इतिहास में, उस पे कम ध्यान दिया जाता है, और जो बकवास चीज होता है, जहां से आयोग क्वेश्चन नहीं पूछता है, हम उसी में समय देके उस चैप्टर से निरस्ता अंदर धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है। क्या हमारे साथ चलने के बाद आपको नहीं मजा आता? क्या क्वेश्चन जितना करें उतना ही आएगा। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आया तो आपका नहीं, ओपन चैलेंज यहां से देता हूं, पूरे के पूरे सेंटर में जितने बच्चे बैठे होंगे सारे का गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन सबका गलत होता है। इजी क्वेश्चन जो गलत करके आता है उसी का रिजल्ट रुक जाता है। इसलिए इजी क्वेश्चन पे मैं आपसे और आयोग भी आपसे डिजर्व करता कि आप सही बनाइएगा, लेकिन फिर भी गलत बनाते हैं। उसी टाइम में आयोग डिसाइड कर लेता कि आपको बाहर का रास्ता देखना होगा। क्लियर? चलिए आते हैं, शाह आलम द्वितीय का टाइम आ रहा है 1759 से 1806 के टाइम में। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि 1757, ध्यान रखिएगा, 1757 और फिर 1764। तो 1757 जो हुआ था पलासी का युद्ध, उसके 100 साल के बाद 1857 में की क्रांति, और उससे पहले 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी जाती है इलाहाबाद की संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। उसके बाद जो है इसको जो है पूरे तरीके से जो है दीवानी दे दी जाती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक तरीके से जो बक्सर का युद्ध, थोड़ा सा यहां पे डिटेल बता दूं, यहां पे देखिएगा इसके टाइम में दो चीज। अब 1761 पानीपत की तृतीय युद्ध भी हो रहा, ध्यान रखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 के टाइम में चल रहा है।
अब 1761 के टाइम में पानीपत का तृतीय युद्ध चल रहा, 1764 में जो है बक्सर का युद्ध चल रहा। तो दोनों याद रखना। तो बक्सर का युद्ध जब चल रहा तो एक साइड से कौन होगा, तो मीर कासिम होगा, याद रखिएगा। मीर कासिम बंगाल का शासक होगा उस टाइम में, मीर कासिम होगा। दूसरे साइड से जो है सुजाउद्दौला होगा, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला जो होगा वो बंगाल का नवाब होगा, लेकिन सुजाउद्दौला जो होगा वो सुजाउद्दौला अवध का नवाब होगा। और शाह आलम द्वितीय जो है वहां के उस समय के जो होंगे वो मुगल बादशाह होंगे। हार जाते इलाहाबाद की संधि होती है, खेल खत्म हो जाता है पूरे तरीके से। ये डिसाइड हो जाता है कि बक्सर का युद्ध हारते ही हम गुलामी के बंधन में जकड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, और डिसाइड हो जाता है कि अब जो है हम जो है किसी के गुलाम यानी ब्रिटेन के गुलाम हो गए, अंग्रेजों के गुलाम हो जाते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अब अकबर द्वितीय की कहानी चलते हैं। 1806 से 1837 के टाइम में आता है। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। अभी तक जो है इनका नाम जो है मोहन राय है, लेकिन अकबर द्वितीय के टाइम में ही राजा राम जो है यहां पे टाइटल दिया जाता है, राजा का टाइटल दे दिया जाता है और पूरा नाम हो जाता है राजा राम मोहन राय। ऐसे उनका नाम होता है राम मोहन राय। अब आगे राजा लगा दिया जाता है। और इसी समय 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो जाते हैं। और इन्हीं के टाइम में अकबर द्वितीय जैसे अकबर बनता है, एक टाइम में अब इसको याद कैसे करेंगे सुजीत सर, आप तो बोल दिए, हमारे दिमाग में कैसे याद रहेगा, अभी बताता हूं। अकबर के टाइम में अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से एक छत्र राज था। पूरे तरीके से हिंदू हो या मुस्लिम सबको संरक्षण मिलता था, इसमें कोई शक की बात है। अकबर जो था वो सबका था, प्रिय था, सबका चहेता था। और अकबर द्वितीय के टाइम आते आते जो है पूरी तरीके से सिक्का जो है मुगलों का खत्म हो जाता है। अकबर द्वितीय के टाइम में पूरे तरीके से सिक्का अब किसका चलना शुरू होगा, और कहते हैं ना जिसका सिक्का चलता है इसका मतलब उसी का राज होता है। यानी सिक्का मुगलों का समाप्त और स्टार्टिंग अंग्रेजों का शुरू हो जाता है। तो ये याद रखना आपको है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 के टाइम में आता। एक बहादुर शाह प्रथम बताए थे, जो पहला औरंगजेब के पुत्र जो हुए थे, मुअज्जम जिसको बताए थे, जो जजाऊ का युद्ध, बीजापुर का युद्ध लड़ा गया था, वो तो याद ही होगा। अब बहादुर शाह द्वितीय के बारे में 1837 से 1857, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जब ये मुगल बादशाह थे तो जफर नाम से इनका उपनाम दिया गया। 1857 का विद्रोह जो है इन्हीं के टाइम के बाद हुआ था। उसके बाद 1857 की क्रांति जो है, जिस तरीके से हम लोग हारे, जीत के हारे, जो बाजीगर कहलाए। अलग बात है हम हार तो जरूर गए, लेकिन अंग्रेजों के दिल दिमाग और धड़कन में डर जरूर हिंदुस्तानियों के प्रति उत्पन्न हो गया। और सबसे बड़ी बात, हम हार तो गए लेकिन हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना इतनी तेजी से विकसित हो गई, उसके बाद अंग्रेजों के दांत खट्टे होने शुरू हो गए। अंग्रेज रहे तो सही, लेकिन कहीं न कहीं डर डर के जिंदगी जिए, ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जिए। अगर वो हमें बेचैन करके रखे तो हम भी उनकी सांसें रोकने पे मजबूर कर दिए थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जैसे 1857 की क्रांति हम हारते हैं, हारने के बाद में इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, उसके बाद वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है और खेल खत्म हो जाता है। वह अच्छा गजल लेखक था, उसकी एक प्रसिद्ध नज्म जो है वो मैं बताता हूं बहादुर शाह जफर के बारे में, जो एक नज्म पेश किया है। ना किसी के आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो बुझता चिराग हूं। कितनी खूबसूरत लाइन है, एक बार और पढ़ के सुना देता हूं, मजा आ जाएगा। ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। और पूरी तरीके से जो है सच बात है कि मुगलों का जो है समाप्त हो गया, खेल खत्म हो गया, अंग्रेजों का शुरू हो गया। और साथ साथ में जो है आधुनिक भारत अपनी चरम सीमा पे चलना शुरू कर देता है। यहीं पे जाके पूरी तरीके से पूरा का पूरा उत्तर मुगलकालीन बादशाह का खात्मा हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ दिल की बात ज़रूर लिखिए, कड़वी ही लिखिए लेकिन लिखिए तो सही, क्या सीखे बताइए तो सही, ताकि हमें भी एनर्जी मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले आपसे। जब आप अच्छी बातें लिखते हैं ना, और ईमानदारी वाली, मीठा मीठा बात मुझे नहीं चाहिए कि हाँ सर को खुश करने के लिए, नहीं, एकदम ऑनेस्टली वाली जो रियल में है, तो क्या होता है हमें भी एनर्जी मिलता है, हमें भी लगता है यार चाहे कितना भी मेरे पास काम क्यों ना हो, मुझे बच्चों के लिए समय निकालना है तो निकालना है, मुझे इतिहास में आपको बच्चों का खेल बना देना, इतिहास विषय को तो बनाना है। बस सहयोग आपका होना चाहिए, साथ आपका होना चाहिए, फिर तो विकास हम करेंगे ही करेंगे दोनों मिलकर। थोड़ा आप चलिएगा, थोड़ा मैं चलूंगा, और इस कंपटीशन में जीत हम लोगों की ही होगी।
लेकिन साथ रहिएगा तब। और हो सके तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं आपसे मांगूंगा, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने ग्रुप है ना, सब में कीजिए, थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी। लेकिन अगर मैं आपके लिए इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में पानी पानी हो जाता हूं बोल बोल के, तो क्या इतना हक या इतना डिजर्व नहीं करता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें? प्लीज कीजिए। जैसे मैं आपके लिए आज बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा हूं, शायद अगर आप वीडियो शेयर कीजिएगा तो कोई और ऐसा हो जो पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर नहीं जा सकता, लाखों रुपया नहीं बस बहा सकता, लेकिन उसके सपने एसडीएम बनने के हैं। अगर आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो आप उनके लिए गॉड फादर कहलाइएगा। तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।